Hello, Namaskar. कैसे हो? I hope all of you are doing well. My name is Sudhir and you're watching Study with Sudhir. And today in this video, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे There is Another Sky. ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड 11th क्लास के सिलेबस का पोएम है। और बेसिकली ये वीडियो करने का मतलब ये है कि तुमको इस पूरे पोएम को समझने में आसानी हो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप पूरी तरह से लिख पाए। बरोबर समझ में आ गया? तो जितना आसान हो सके उतना आसान मैं आपके लिए करूंगा इन वीडियोस में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा ताकि जितने ज्यादा लोग हैं उनको समझने में आसानी हो। ओके, दिस पर्टिकुलर पोएम, ये जो कविता है इसको लिखा है एमिली डिकन्सन ने। आपको सभी पोएम्स के पोएट्स का नाम और सभी स्टोरीज के ऑथर्स का नाम याद होना चाहिए। ओके, ये कहां से आई थी? अमेरिका से आई थी। ओके, शी लिव्ड ओनली टिल द एज ऑफ 55-56। और खासियत ये है कि जब वे अपनी कविताएं लिखती थी उन सालों में उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अरे कोई घास नहीं डालता था, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। ओके, उनको एक तरह से ऐसे पोएट के रूप में देखा जाता था कि ये बहुत ही ग्रीफ पोएट है। ग्रीफ का मतलब काफी उदासी वाली कविताएं लिखती हैं, हमेशा रोने धोने वाली बात लिखती हैं, मौत के बारे में लिखती हैं, मौत के बाद की जिंदगी के बारे में लिखती हैं, अकेले रहने की बात करती हैं। तो एक तरह से बहुत ही मायूसी और डिप्रेशन वाली कविताएं लिखती थी। इसकी वजह से एमिली डिकन्सन जितने साल वे जिंदा रही उन सालों में उनको किसी ने घास नहीं डाली, उनको किसी भी तरह का रिकग्निशन नहीं मिला। बैड नो। नाउ इसकी एक वजह यह थी कि शी लेड ए वेरी लोनली लाइफ। वो हमेशा घर के अंदर ही बैठी रहती थी, कभी बाहर नहीं जाती थी। तो एक तरह से उनकी पर्सनालिटी भी वेरी इंट्रोवर्ट एंड वेरी इनवर्ड लुकिंग थी। ओके, इसकी वजह से जैसे कि आपके इस नोट में लिखा है, मोस्ट ऑफ आवर पोएम्स आर मोटिवेशनल एंड ऑल्सो फिलोसफिकल। फिलोसफिकल का मतलब क्या? थोड़ा ब्रूडिंग, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें जो थोड़ी वेग सी लगती थी। ओके, मोटिवेशनल मतलब किसी को उत्साह देना, लेकिन एक तरह से उनकी खुद की कविताओं को एक नेगेटिव नजरिए से देखा जाता था। ओके, नाउ जो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, हर पोएम्स आर दी साम्स एंड हिम्स ऑफ लाइफ इन ऑल इट शेड्स। साम्स का मतलब ये है, इट इज दे आर संग इन द प्रेस ऑफ गॉड। भगवान की प्रशंसा में उसको गाया जाता है, उसको टी साइलेंट है, साल्म्स कहते हैं। और हिम्स आर ऑल्सो रिलीजियस और डिवोशनल सॉन्ग्स। ओके, टाइटल के बारे में जरा मैं आपको बता दूं, मीनिंग क्या है टाइटल का। देयर इज अनदर स्काई। क्या दूसरा आसमान है? आप बोलेंगे कि दूसरा आसमान भी है, मेरे पास दूसरा आसमान है। नहीं है, एक ही आसमान है। आसमान क्या? दिस इज आउटर स्पेस, है ना। वी आर ए प्लैनेट, जो हमको ये जो दिखता है वी कॉल इट द स्काई। बट कैन देयर बी अनदर स्काई? नो। सो व्हाई इज शी सेइंग देयर इज अनदर स्काई? क्या वे झूठ बोल रही हैं? तो टाइटल का मतलब ये है, टाइटल का एक तरह से फिलोसफिकल मीनिंग है। जो मैंने कहा ना, एक तरह से उस तरह की फिलोसफी वाली बातें करती थी अपनी कविताओं में। She means to say that there is another place to be happy. एक दूसरी जगह है जहां पर तुम खुश रह सकते हो, जहां पर तुम खुश रह सकते हो, जहां पर तुम आजाद रह सकते हो, जहां पर तुम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में एक तरह से अच्छा फील कर सकते हो। ओके, जहां पर आपका जो दिल होगा वह किसी भी तरह की उदासी से या किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट से भरा नहीं होगा। सो देयर इज अनदर स्काई। जहां पर तुम रहते हो वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम खुश रह सको, वहां पर तुमको मायूसी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर तुम यहां पर आ जाओ तो यहां पर अच्छी जगह है। बोलते हैं ना, तुम यहां पर आ जाओ, तुमको चेंज मिलेगा, तो एक तरह से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। उसी तरह से दिस देयर इज अनदर स्काई। तो उस मीनिंग में तुमको इस टाइटल को इंटरप्रेट करना है। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास ये एक प्रश्न आए कि टाइटल को इंटरप्रेट करो, तो दिस इज द वे टू इंटरप्रेट द टाइटल। ओके, मेटाफर समझते हो ना? मेटाफर इज समथिंग व्हेन यू यूज अ पर्टिकुलर वर्ड और अ फ्रेज in an imaginative way. Listen carefully. In an imaginative way to show that someone or something else has the same qualities as another thing. That is what is called a metaphor. Okay, जब आप एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हैं in order to emphasize something, in order to emphasize in order to emphasize something, you know, fair mountains,
ना फेयर माउंटेन्स का मतलब ये नहीं कि पूरे सफेद माउंटेन्स हैं। फेयर का इस्तेमाल इंग्लिश में ब्यूटीफुल के लिए भी करते हैं। सो टू कन्वे द ब्यूटी यू कैन से फेयर माउंटेन्स, राइट? नाउ हियर द स्काई इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ चॉइसेस। तो स्काई का मतलब क्या है, जो मैंने पहले कहा, इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि नए नए एक तरह से पॉसिबिलिटीज आप तुम्हारे सामने आए, places of choices, and it is used to convey that in life there are always other options। और ये बहुत बड़ी बात कही है। हमेशा जिंदगी में ये मत सोचो कि अरे मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा हमेशा खुलता है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। ओके, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। हमेशा इफ ए विंडो शट्स देयर विल बी अ डोर ओपनिंग, इफ द डोर शट्स ए विंडो विल ओपन, देयर विल बी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो कभी भी जिंदगी में मायूस नहीं होना कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हुई। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी कभी अच्छे के लिए बुरा होता है। Sometimes you think this is the lowest part of my life, but उस lowest part of your life से एक बड़ी बात निकलती है। You then try to do things जब आप जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। ओके, अभी फिलोसॉफिकल चीजें बॉक्स में क्या है मैं और थोड़ा पढ़ के आपको बता देता हूं। ओके, There is another sky is an inspirational poem with a message of never say die। never say die जेम्स बॉन्ड की पिक्चर भी थी। ओके, never say die spirit मतलब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ओके, इट्स ए पेट्रार्कन सोनेट जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, विद ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ओके, द पोएट इज कम्युनिकेटिंग टू हर ब्रदर थ्रू अ लेटर। और ये पूरा जो पोएम है ये अपने ब्रदर, अपने भाई के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अपने भाई को एक खत लिखा है। शी एनकरेजेस हर ब्रदर। ओके, वह अपने ब्रदर को प्रोत्साहित करती हैं कि किसी भी तरह से मायूस नहीं होना मेरे भाई, मेरे भाई, एंड प्लीड्स विद हिम टू रिटर्न होम, कि वापस घर आ जाओ, घर वापसी करो। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव आएंगे और हम हर चैलेंज का मुकाबला एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं। वन कैन टैकल द चैलेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड देन द पोएम ends on an optimistic note। optimistic मतलब एक तरह से पॉजिटिव नोट में, कि नो कि लगे कि हाँ शायद अच्छा होगा। कभी कभी लगता है ना, अरे मैं एग्जाम में मेरे 60 आउट ऑफ 100 आए, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट होता है उसके बाद लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उस कॉलेज में जाऊं, मेरे को वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ। द ब्राइटर गार्डन जो लास्ट में है stands for choices that life offers to all। let's get to the poem। okay, now there is another sky ever serene and fair। ओके, सीरीन का मतलब है पीसफुल एंड काम, कि दूसरा एक आसमान है जो कि पूरी तरह से शांत है। ओके, एंड देयर इज अनदर सनशाइन, वहां पर भी धूप है, दो इट बी डार्कनेस देयर। ओके, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, ऑस्टिन उसके भाई का नाम है। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज एवरग्रीन, कि यहां पर जो जंगल है, यहां पर जो फॉरेस्ट है, अपने घर के बारे में बात कर रही हैं एमिली डिकन्सन, यहां पर हमेशा हमेशा हरियाली है। द लीफ इज ऑलवेज ग्रीन, तुम जहां रहते हो वहां पर ऐसे जंगल होंगे जहां पर एक तरह से फेडेड होगा। The leaves will not be green, it will be gray and very gloomy। वहां पर अंधेरा होगा, वहां पर जो खेत है वहां पर किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होगा, इट विल ऑल बी क्वाइट। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट यहां पर जो फॉरेस्ट है, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फॉरेस्ट, शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट, कि तुम्हारी वहां पर और मेरे यहां पर फर्क क्या है। नाउ इसका एक्चुअल रियल लाइफ में जो स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। Now, basically, what happens is that this lady, Emily Dickinson, was born in a place called Amherst, AMHERST, USA में है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ एमहर्स्ट में है, whereas Austin, so she's talking directly to her brother Austin, so she's trying to tell him that you need to move into Amherst। okay, ऑस्टिन कहाँ रहता है? बॉस्टन में। बॉस्टन भी यूएसए में है। बॉस्टन टू एमहर्स्ट आने की बात कर रही है एमिली डिकन्सन, और वह अपने भाई से घर की बात कर रही है, घर के बारे में
बता रही है और उसको ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे लिए दूसरी जगह है, और दूसरी जगह कौन सी है? मेरा घर है। वो एक गाना है, आपने तो सुना नहीं होगा, फायदा नहीं है गा के। मनोज कुमार का पूरब और पश्चिम में एक गाना है, 1970s की पिक्चर है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। So, in this song, Manoj Kumar sings in Puravar Pashchim that my house is always open. My door, the door of my house is always open. Same thing Emily Dickinson is saying to her brother. Okay. The title of the poem comes from the first line, There is another sky. And it is a reference to the sky of the imaginative world. Another gives you the feeling of the different, out of this world experience. कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर है, better है. Okay. और कह रही हैं कि इस एवरग्रीन ब्राइट गार्डन में आओ और कुछ अच्छे पल मेरे साथ गुजारो. ओके, here is a brighter garden where there is not, where not a frost has been. In its unfading flowers I hear the bright bee hum, Prithi my brother into my garden come. Now मैंने पहले पेट्रार्कन सोनेट की बात की ना, 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का सेस्टेट होता है, इसको सोनेट कहते हैं. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोनेट. ओके, 14 लाइन पेट्रार्कन सोनेट, 8 लाइन्स ऑक्टेव एंड 6 लाइन्स का सेस्टेट. ओके, और ऑक्टेव का राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए होगा. सेस्टेट का एक्चुअली डजंट फॉलो ए वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ rhyme scheme. It can be C D E also. It changes from different one to the other. In this case, it doesn't seem to be C D E also in a very clear kind of manner. Prithi नाम जो यहाँ पर लिखा है आपके बुक में, it's a nickname of her brother Austin. ये गलत है, ये गलत है. प्रीति का नाम, प्रीति का मतलब होता है प्लीज. ये ओल्ड इंग्लिश में प्लीज को प्रीति बोलते थे. ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए. अनफेडिंग का मतलब है ब्राइट एंड कलरफुल. ओके, अनफेडिंग, फेडिंग का मतलब है जिसका कलर निकल गया हो. फेडेड फॉरेस्ट की बात कही है पहले 8 लाइनों में, यहां पर बात कर रही है अनफेडिंग की, यानी कि जो ब्राइट और कलरफुल है. फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो, एक थिन लेयर ऑफ आइस जो फॉर्म होती है, फ्रॉस्ट कहते हैं. जैसे फ्रिज में भी होता है आजकल, तो फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज आते हैं, लेकिन पहले के रेफ्रिजरेटर्स में फ्रॉस्ट जमा हो जाती थी. ओके, इट्स अ थिन लेयर ऑफ आइस. ओके, सो हियर इज अ ब्राइटर गार्डन. तो यहां की जो जिंदगी है, यहां की जो दुनिया है, दिस इज लाइक ए ब्राइटर गार्डन, जहां पर धूप खिलती हो, जहां पर आइस नहीं जमती है. आइस से क्या होता है? एक तरह से मायूसी छा जाती है, आप बाहर नहीं जा सकते, ठंड लगी रहती है, तो एक तरह से डल काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर इज देयर. सो शी इज सेइंग यहां पर इट इज अ ब्राइटर गार्डन एंड इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स. यहां पर जो फूल हैं उसके कलर्स फेड नहीं होते हैं, दे आर ब्राइट एंड कलरफुल. और यहां पर आई कैन हियर द बी हम. बी मतलब वो फूलों में से, फूलों के आसपास बी इज हमिंग. सो देयर इज एक्टिविटी, देयर इज एक्टिविटी ऑफ नेचर in contrast to her brother's place where the fields are silent. Okay, the forests are faded and there is darkness. Okay, and she says, into my garden come, my brother, mere is bagiche mein aao, you should come to this place, is what she is trying to say. And it is an invitation and it is a reminder that मेरा घर हमेशा तुम्हारा घर भी रहेगा. Okay, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए. The same sentiment is what is being expressed here. She does not want her brother to feel depressed under any circumstances. She wants him to be positive and overcome all the frustrations of life. Okay, so she says that in Boston there may be darkness, the flowers may be withering, but here at home there will always be sunshine and flowers in her gardens are always
blooming. Okay, so आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रास्ट करो उसके भाई के घर के में और इसके घर, पोएट के घर के बीच में आप कॉन्ट्रास्ट करो, तो पूरा एक तरह से बैकग्राउंड दो। बॉस्टन की बात हो रही है, एमर्स्ट की बात हो रही है, ऑस्टिन की बात हो रही है, एमिली डिकिंसन की बात हो रही है, और उन दोनों जगह में फर्क क्या है, और इसमें से जितने भी शब्द हैं उसका इस्तेमाल करके लिखो तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। एंड एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो जगह है उसको ऑलमोस्ट स्वर्ग की तरह बना रही है, right? It's almost like divinity, it's almost like heavenly. That's the kind of image that she is painting of her place. Let's say जैसे एडम और ईव के बारे में बोलते हैं ना, गार्डन ऑफ ईडन, उस तरह से बात कर रही है, where sunshine never fades and the leaves are always green. That's what she is trying to convey in this particular poem which has been written to her brother. Okay, जहां तक पोएटिक डिवाइसेस का की बात है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, ब्राइट बी हम, बी बी। इन्वर्शन, इन्वर्शन का मतलब क्या है, जब आप ही वेंट इनटू द गार्डन, इनटू द गार्डन ही वेंट, अगर आप इस तरह से सेंटेंस को लिखें, इसको इन्वर्ट कहते हैं। आप सीधा ही वेंट इनटू द गार्डन नहीं बोल रहे हैं। ओके, सो इनटू माय गार्डन कम, जो लास्ट लाइन है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ inversion. Okay, so Prithi, my brother, please my brother, she could have said come into my garden, है ना, नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, लेकिन she has used a poetic device called inversion. So into my garden come is an example of inversion. हाइपरबोले, जो कि एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ा के बात की गई हो। देयर इज अनदर स्काई, जो टाइटल है वही एग्जैजरेशन है, वही हाइपरबोले है, क्योंकि एक दूसरे स्काई की बात की जा रही है इस कविता में। एंड फाइनली इमेजरी, फेडेड फॉरेस्ट, जंगल जो कि पूरी तरह से फेडेड हो गए हो, अनफेडिंग फ्लावर्स, ये फ्लावर्स जिसका कि कभी भी कलर फेड नहीं होता, काफी ब्राइट और कलरफुल हैं, ब्राइटर गार्डन, ये सब एक तरह से विजुअल इमेजरी है। आप पढ़ेंगे, आपको एक तरह से एक, you can visualize and imagine it in front of your eyes. Okay, so that is as far as there is another sky is concerned. I hope the poem is clear. आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में लिख के बताइए समझ में आया है नहीं, कोई डाउट्स हो तो पूछो, फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा क्या प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।